चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, इसका कोई भी लेना देना नहीं है आपके एग्जाम से, बट इस चैप्टर को जानना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हम अपने किसी भी रिलेटिव को जानते हैं बहुत ही नज़दीक से। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कहीं भी जाते हैं तो उसके बारे में जान लेना बहुत ही समझदारी की बात है। ठीक यहाँ पर भी यदि आप फिजिक्स यानी साइंस लेकर पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो आपको फिजिक्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से। मैं यहाँ पर बिल्कुल अपना नोट्स आपको शो करा रहा हूँ और मैं इसको बिल्कुल डिटेल में मैं समझाता जाऊंगा। आपके नोट्स भी बनते जाएंगे और आपके जितने भी चैप्टर्स के सॉल्यूशन होंगे जैसे एचसी वर्मा एनसीईआरटी, मैं उसे भी ख़त्म करवाता जाऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखते रहिए। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं यानी कि भौतिकी दुनिया की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि साइंस क्या होता है। तो दोस्तों, साइंस इज अ वर्ड विच ह्यूमन हैव गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब है दोस्तों कि साइंस क्या है। साइंस जो है मनुष्य के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट यानी प्रेक्षण और प्रयोग से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, साइंस कहते हैं। यानी कि सिंपल साइंस तभी हो पाएगा जब हम किसी भी चीज़ के बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं और क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो क्या होता है, साइंस होता है। साइंस वर्ड ओरिजिनेट हुआ लैटिन वर्ड से दोस्तों, जिसका मतलब होता है साइंटिया। ठीक है, साइंटिया से आया है साइंस और इसका मतलब हो गया टू नो यानी जानना। और संस्कृत वर्ड विज्ञान, जिसे हम लोग हिंदी में विज्ञान बोलते हैं, तो संस्कृत वर्ड विज्ञान से आया। और द अरेबिक वर्ड इल्म का मतलब होता है क्या, सेम मीनिंग होता है नॉलेज। यानी साइंस जो है सिंपल एक शब्द में कहा जाए तो साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस होता है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब साइंस को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है कितने बातों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, एज साइंटिस्ट रिसर्च एंड ट्राई टू एक्सप्लोर द फिजिक्स बिहाइंड ऑल द नेचुरल phenomena they follow a process. This is what we called a scientific method has 5 interconnected steps. साइंटिस्ट के रिसर्च के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रयास किया फिजिक्स के पीछे जितने भी प्राकृतिक घटनाएं मौजूद होती हैं वो सब के सब कोई ना कोई कारणवश होता है। ठीक है, इसी को साइंटिफिक मेथड बताया गया है, जो 5 इंटरकनेक्ट होते हैं। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। दोस्तों, अगर स्टेप फर्स्ट की बात करें तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, जो क्या होता है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्व होता है। यानी कि जब भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है तो उसके बारे में पहले ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे एग्जांपल मैं दूं, जब न्यूटन साहब के सर पे सेब गिरा था, न्यूटन क्लियरली ऑब्जर्व दैट एन एप्पल फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड। सर पे तो बहुत कुछ गिरा होगा किसी न किसी के, लेकिन ऑब्जर्वेशन सबसे बेहतरीन कौन किए, तो न्यूटन साहब किए। इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। चाहे किसी चीज़ के बारे में हो ना, चाहे वो भाप इंजन के बारे में, जेम्स वाट ने जो खोज किया था। ठीक है, उन्होंने देखा था कि अपनी माँ, जो उनकी माँ है, जो चाय बना रही थी तो कैसे जो है वो चाय की जो ऊपर का जो पतीला होता है वो क्या हो रहा था, हिल रहा था। वहाँ से उन्होंने उसका निष्कर्ष निकाला था। तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होना बहुत ही जरूरी है। स्टेप 2 दोस्तों, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। यानी कि बिकॉज एनीथिंग एनी इंसिडेंट दैट यू नोटिस फर्स्ट टाइम कुड हैव हैपन जस्ट बाय टाइम। यानी कुछ भी जो होता है वो कुछ ना कुछ एक समय निर्धारित होता है, उसी कारण से वो घटना घटता है। यानी कि आपको एक प्रयोग के रूप में उसे क्या करना होगा, दर्शाना होगा, और उस प्रयोग में आपका कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है। ये नहीं कि कुछ भी कर दिए और उस पर आपका कंट्रोल नहीं है उस एक्सपेरिमेंट। इससे क्या होगा कि हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को, हमारे इस पृथ्वी को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आपको इसके बारे में ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। स्टेप 3 है दोस्तों, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया वैलिड और इनवैलिड डाटा। यानी जो भी आपके पास डाटा इकट्ठे हुए हैं, जिस चीज़ के बारे में आप जानकारी ले रहे हो या जानकारी देना चाह रहे हो, तो क्या उसके डाटा वैलिड और इनवैलिड दोनों के आधार पर तर्क दिए जाएंगे। उसके बाद ही क्या होंगे, आपके साइंटिफिक रीजन के बाद आपको उसे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। ओके, यानी कि आपके उस ऑब्जर्वेशन को काफ़ी सावधानी पूर्वक उसके क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते हैं, उन सब के बारे में जानकारी लेना है। ओके, स्टेप 4 मैथमेटिकल मॉडलिंग। जैसे एग्जांपल देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या है, मैथमेटिकल मॉडलिंग है। क्योंकि जो भी आप खोज कर रहे हैं उसका एक मैथमेटिकल मॉडलिंग तैयार होना चाहिए। यानी कि वो आगे भी क्या होगा, काम देगा।
है ना, आगे उसके सहायता से किसी और थ्योरी को हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेप 5 इसी के आधार पर है, वेरिफिकेशन फॉल्सिफिकेशन, यानी जो भी आप खोजे हैं उसे क्या किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा यानी वेरीफाइड, या उसे फॉल्सिफाइड झूठा ठहराया जाएगा। दिस लॉ वैलिड फॉर ऑल द यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए आइंस्टीन थ्योरी, आइंस्टीन का जो थ्योरी आया था E बराबर क्या, mc², ये काफ़ी हद तक सहायता लिया गया था न्यूटन्स लॉ का, ठीक है, किसका, न्यूटन्स लॉ का क्या लिया गया था, सहायता लिया गया था। यानी ये 5 मेथड जो है दोस्तों आपको यह बतलाता है कि आपके द्वारा जो किए गए जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो साइंस तब बनेगा, साइंटिफिक रूप से प्रस्तुत तब किए जाएंगे मार्केट में जब ये सारे 5 स्टेप पर वो खरा उतरेगा तब। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं हम उन चीज़ के बारे में, उन टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इस यूनिवर्स में। जी हाँ दोस्तों, जैसे फिजिक्स जो है वो रिलेट करता है किसको, टेक्नोलॉजी को, तो टेक्नोलॉजी रिलेट करता है किसको, फिजिक्स को। बिकॉज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, तो हम जितनी सारी चीज़ें हैपन होती है हमारे इस पृथ्वी पर बाय द हेल्प ऑफ फिजिक्स, वो सब चीज़ें हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ओके। क्योंकि ये हम सिर्फ जानकारी ले रहे हैं, इससे कोई लेना देना आपके एग्जाम से नहीं है, सिर्फ जानकारी आप ले रहे हैं। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी हैज अ डीपली बॉन्डिंग टू ईच अदर, यानी फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का बहुत ही गहरा संबंध एक दूसरे के साथ। एट अ सर्टेन टाइम फिजिक्स गिव्स राइज टू टेक्नोलॉजी वेयर एज अदर टाइम टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू फिजिक्स। होता क्या है कि फिजिक्स जो है टेक्नोलॉजी को जन्म देता है, तो टेक्नोलॉजी किसको जन्म देता है, फिजिक्स को, यानी दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए आप सरप्राइज हो जाइएगा ऐसे एग्जाम्पल देखकर। देखिए सिलिकॉन चिप जो है, सिलिकॉन चिप इट इज अ इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका यूज करते हैं हम लोग इस सर्किट है कहाँ, एज अ कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर क्या है, टेक्नोलॉजी है, यानी सिलिकॉन चिप अगर नहीं होता तो कंप्यूटर हमारा बनकर तैयार नहीं होता। यानी कि ये हो गया आपका क्या, फिजिक्स हो गया, और ये क्या होगा, टेक्नोलॉजी, यानी कि फिजिक्स राइज टू गिव टेक्नोलॉजी, सिंपल। अच्छा सबसे पहले हमारे यहाँ हीट इंजन का आविष्कार हुआ था, तो हीट इंजन क्या है, हीट इंजन टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसी के सहायता से बाय द हेल्प ऑफ हीट इंजन थ्योरी थर्मोडायनेमिक्स का खोज हुआ। और थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फिजिक्स है, यानी कि टेक्नोलॉजी ने क्या अरेंज किया, फिजिक्स अरेंज किया। सो कैम फर्स्ट इंटायर थ्योरी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी टेक्नोलॉजी राइज टू गिव्स फिजिक्स, और टेक्नोलॉजी ने क्या पैदा किया, फिजिक्स पैदा किया। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर फिजिक्स टेक्नोलॉजी को जन्म दे सकता है तो टेक्नोलॉजी फिजिक्स को जन्म दे सकता है, और दिया दे सकता है, क्या है, दिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, यानी फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का बहुत ही गहरा संबंध है, समझे दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। इतने सारे चीज़ देखते हैं, रोबोटिक्स देखते हैं आप लोग, टीवी हो, साउंड, बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल हो, इतने सारी चीज़ें हैं, सब किसकी सहायता से आ रहे हैं, सब सिलिकॉन चिप छोटे छोटे सर्किट की सहायता से तो तैयार किए जाते हैं। एक ही चीज़ हो, चाहे टेराबाइट हो, मेगाबाइट हो, गीगाबाइट हो, सब के सब क्या है, बाय द हेल्प ऑफ फिजिक्स शुरुआत हुआ है। अगर ये नहीं होते फिजिक्स तो टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता ही नहीं है ना। तो बहुत ही जरूरी है टेक्नोलॉजी में फिजिक्स का होना। अब चलिए बात करते हैं कुछ सिंबल का, जो आगे आप जब पढ़ाई कीजिएगा पूरे फिजिक्स में, बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हमें, तो उसमें क्या होंगे, आपके बहुत सारे कुछ सिंबल्स मिलेंगे, तो उसे जानना जरूरी है, ताकि वहाँ पर जब पढ़ाना स्टार्ट करूँ मैं तो वहाँ सीधे मैं बोलकर निकलूँ, नहीं तो वहाँ पर समझाना पड़ जाएगा। ये देखिए अल्फ़ा का इंडिकेशन ये है, बीटा, गामा, डेल्टा को इस दोनों से इंडिकेट करते हैं, एप्सिलॉन, एटा, थीटा तो सुने होंगे नाम, आयोटा, कापा, लैम्डा, म्यू, न्यू, पाई, दिख रहा है ना, रो, सिग्मा, टॉ, फाई, सी, ओमेगा, है ना। ऐसे करे क्या होंगे आपके कुछ सिंबल्स है। पूरे फिजिक्स में इतना सिंबल का यूज होता है, लगभग अप्रोक्स मैंने सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है। इससे ज़्यादा सिंबल नहीं पूछे जाते हैं आपके फिजिक्स में, ठीक है। तो ये बिल्कुल बढ़िया से इसको लिख लेना है, 2-4 बार कॉपी पर इसको क्या कर लेना है, लिखने का प्रयास करना है इस तरह से, तो आपको लिखने आ जाएगा और समझ में आ जाएगा और पढ़ने भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अब आगे।
तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस। वैसे देखिए दोस्तों, सारे बच्चे या हम लोगों ने बचपन में यही पढ़ा होगा 8 9 10 तक कि साइंस जो है वो 3 भागों में बटा होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। वो बिल्कुल सही था उस जगह पर। बट नाउ हियर अब हम लोग साइंस को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल में दोस्तों आपको पढ़ना है फिजिक्स और क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री। बायोलॉजिकल में क्या पढ़ना है, बॉटनी और जूलॉजी। तो हम अभी पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, तो मैं बात करूँगा फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स क्या होता है, देखिए, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचर फेनोमेनन। मतलब यह साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या स्टडी करते हैं दोस्तों, प्रकृति और प्रकृति में होने वाले घटना। जैसे मान लो ये पेन है, अगर ये पेन मैंने ऊपर ले गया और मैंने इसे छोड़ दिया तो क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो जब ये नीचे गिरा तो क्या हुआ, बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी से अपने आकर्षित कर रही है। तो ये घटना कहाँ घटा, इस इन्वायरमेंट में घटा, इस प्रकृति में घटा, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है। तो सिंपली समझ में आ रहा है दोस्तों कि फिजिक्स जो है वो प्रकृति और प्रकृति में होने वाले घटना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई चेयर पे बैठा हुआ है, चेयर टूट के गिर गया, वो भी नेचर में घटना हो रहा है। बाहर आना, देख लो ना, जो भी इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे कोई भी भूकंप के बारे में पढ़ाई कर रहे हो आप, ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेट करता है फिजिक्स को, ठीक है। सिस्मोग्राफी हो, रिक्टर स्केल हो, सब किसको रिलेट करता है, फिजिक्स को। तो जितनी सारी घटनाएं हैं वो सब किससे रिलेट होता है, फिजिक्स से। फिजिक्स वर्ड ऑरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस विच मीन्स नेचर और नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। फिजिक्स वर्ड क्या हुआ, ऑरिजिनेट हुआ कहाँ से, ग्रीक वर्ड से हुआ, फ्यूसिस से, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, नेचर और नेचुरल फेनोमेना। इट्स संस्कृत इक्विवेलेंट इज भौतिकी। यह संस्कृत के बिल्कुल समान रूप से बात करता है। क्या होता है, उसको बोलते हैं हिंदी में भौतिकी बोलते हैं। दैट इज यूज टू रिफर टू द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जो क्या होता है, फिजिकल वर्ल्ड से बिल्कुल मैच करता है, ठीक है। फिजिक्स इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। देखो मैंने बताया था कि फिजिक्स जो है बिल्कुल ऑब्जर्वेशन बेस है, यानी अगर फिजिक्स के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बिल्कुल आपकी नज़र तीखी होनी चाहिए, पैनी नज़र होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ की जो घटनाएं मौजूद हो रही है वो किस आधार पर हो रही है। तो सबसे पहले आपको लॉज एंड प्रिंसिपल के बारे में बात होता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज के बारे में बात होता है ना, दोनों को आप मिला दोगे तो आपका फिजिक्स बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए यहाँ बताया गया कि जो स्टैटिक नहीं होती अर्थात कांस्टेंट न हो, दैट इज एवर चेंजिंग, है ना। फिजिक्स का भी कथन है कि जो भी आप घटना होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है ना। वो क्या होता रहता है, हमेशा बदलता रहता है, ओके, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। अब चलिए बात करते हैं, बदलने का मतलब हो गया सिंपली भैया कि जो भी आप देखते हैं कि नया नया खोज हो रहा है, जो भी होता है वो हमेशा क्या होता है, उसमें इनोवेशन होता रहता है, वो रुकता नहीं है। नया नया चीज़ें क्या होते हैं, लॉन्च होते रहते हैं ना। पहले छोटा सा कीपैड मोबाइल होता था, ठीक है, किटकैट आया, फिर एंड्रॉयड आया, नए नए वर्जन आते गए और हम लोग क्या करते हैं, बदलते गए। तो यही होता है फिजिक्स। फिजिक्स में क्या होता है, कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, हमेशा उसमें क्या होता रहेगा, चेंजिंग होता रहेगा, ठीक है ना। नए नए रिसर्च होते रहते हैं और उसका क्या होता है, कंक्लूजन दिया जाता है बारी बारी से, है ना। चलिए अब बात करते हैं फिजिक्स के ब्रांच के। तो क्लासिकल फिजिक्स डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना एंड इंक्लूड सब्जेक्ट आर लाइक, है ना। क्लासिकल फिजिक्स जो है वो डील करता है मैक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत बड़े स्तर पर करता है बात, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स। एक होते हैं मॉडर्न फिजिक्स जो काफ़ी छोटे रूप में होते हैं मौजूद, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बात है मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों जो है आपको पढ़ना है 11th क्लास में। यानी मैकेनिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपको, मोशन, मशीन, फ्लूइड, साउंड, इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं ना। थर्मोडायनेमिक्स देखिए हीट, इंजन, रेफ्रिजरेटर, ये सारे पढ़ने हैं आपको, ये 11th क्लास में मिल जाएंगे आपको। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपको चार्ज, करेंट, मैग्नेटिज्म, और ऑप्टिक्स में लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड डिस्पर्सन, ये कहाँ पढ़ने हैं आपको, 12th में। तो ये 11, 12 क्या हो गया आपके चैप्टर यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने जस्ट ये बताया, जो क्लासिकल फिजिक्स होते हैं वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत बड़े स्तर पर उसको पढ़ाई करना है। क्वांटम फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स को डील करता है, जिसे माइक्रोस्कोपिक समझिए, मतलब छोटे से मात्रा में, जहां पर आपको कुछ मैथमेटिकल थ्योरी के बारे में आपको केवल डिस्कशन करने होंगे, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स इज इन एडिक्वेट टू हैंडल दिस डोमेन एंड क्वांटम थ्योरी इज करेंटली एक्सेप्टेड एज द प्रॉपर फ्रेमवर्क
फॉर एक्सप्लेनिंग माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना, है ना। मतलब आप जो भी पढ़िएगा ना माइक्रोस्कोपिक में, बिल्कुल आप उसको फंडामेंटल रूप से उसे प्रूव करके दिखा सकते हो, ठीक है ना। वो तो आपका मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। अब देखिए, अब बात करेंगे, मतलब सिंपली समझ रहे हैं ना, एक होता है क्वांटम, एक हो गया क्लासिकल। क्लासिकल क्या हो गया आपका, माइक्रोस्कोपिक हो गया, यानी जहाँ पर बड़े स्तर पर आपको स्टडी करना है। और क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स यानी माइक्रोस्कोपिक, जहाँ पर आपको छोटे स्तर पर केवल थ्योरी यानी कि मैथमेटिकल थ्योरी के बारे में स्टडी कर लेना है, वहीं से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कि इंटर रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ अदर। दोस्तों तो अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कि जो फिजिक्स है वो कितने चीज़ों से क्या करता है, रिलेट करता है। मतलब कौन कौन से चीज़ों से क्या करता है, वो रिलेट करता है फिजिक्स हमारा। यानी कि ये देखिए, समझिए जरा इस बात को, हमारा जो फिजिक्स है वो क्या है, मैथ से रिलेट करता है, क्या नहीं है। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस वाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन। केमिस्ट्री वाले नाराज ना हो, है ना, सिंपली क्योंकि देखिए फिजिक्स जो है वहाँ पर हर चीज़ मौजूद है, क्या नहीं है फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स समझिए कि एक तरह से बाहुबली मूवी की तरह, है ना, बिल्कुल, जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। रोमांस है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, थ्रिलर है, सस्पेंस है, कॉमेडी है, सब कुछ आपको मिलेगा, एक्शन भी मौजूद है यहाँ पर, है ना। तो ये काफ़ी हिट होता है ना, इसलिए बच्चों को ये चैप्टर काफ़ी पसंद आता है फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री तो दूर दूर से, मतलब मेरा दूर दूर से नाता नहीं है भाई केमिस्ट्री का, ठीक है। मैथ और फिजिक्स बेस्ट है और बहुत ही बेहतरीन रूप से समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। चलिए बात करते हैं, तो फिजिक्स जो है एस्ट्रोनॉमी, बड़े बड़े खगोलीविद जो बोलते हैं उससे रिलेट करता है। केमिस्ट्री से भी करता है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो भी आप पढ़ते हो कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेटिव होता है यानी मैथ होता है, और मैथ होता है यानी कि फिजिक्स होता है। बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी हो चाहे जियोलॉजी हो, केमिकल फिजिक्स हो, ये सब के सब यानी फिजिक्स जो है बहुत सारे टॉपिक को रिलेट करवाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म का। देखिए यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि आप सिंपल समझो, एक अनार 100 बीमार समझो, एक अनार 100 बीमार, मतलब एक थ्योरी से आप बहुत सारे थ्योरी को सिद्ध करवा सकते हो, उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक सिंगल ऐसा लॉ है जो अर्थ अट्रैक्शन, दो प्लैनेट्स के अट्रैक्शन, सन के चारों अर्थ का रिवोल्यूशन और अर्थ के चारों ओर मून का रिवोल्यूशन, ठीक है, ज्वार एंड भाटा का आना, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के होते हैं थ्रू। तो इसी को बोलते हैं कि हम लोग यूनिफिकेशन बोलते हैं। आप समझ रहे दोस्तों। चलिए ये आपका फर्स्ट लेक्चर यहाँ तक हुआ। सेकेंड लेक्चर में आपको पूरा फिजिकल वर्ल्ड मैं ख़त्म कर दूंगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब करके जाएं और नोटिफिकेशन बेल दबा दें दोस्तों। यही हमारा आपके लिए गुरु दक्षिणा मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।